साथ जो अपने आप को वर्दी में बांधकर देश को सुरक्षित फिजाओं में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ये दिन है उन तमाम साहसी जवानों के आगे झुककर नतमस्तक हो जाने का, जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए अग्रसर होते हैं, वो है हमारा वतन हिंदुस्तान। आज करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जब भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लेने की ठान ली थी। आलम यह हो गया था कि तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आनन फानन में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मदद की गुहार लगानी पड़ी थी। करगिल युद्ध से जुड़े किस्से कहानियों में एक कहानी है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करगिल क्रोध की। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। दरअसल करगिल युद्ध के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसे रोकने में अमेरिका की अहम भूमिका रही थी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तब के भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लगातार बातचीत की थी। 2 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी और बिल क्लिंटन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। क्लिंटन से वाजपेयी ने साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाजपेयी ने क्लिंटन पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए तैयार करें। हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला और मुंह की खानी पड़ी, तब शरीफ युद्ध के बीच मदद मांगने और सत्ता बचाने की खातिर भागे भागे अमेरिका पहुंचे थे। दरअसल 4 जुलाई 1999 को क्लिंटन की मुलाकात पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ से होने वाली थी। इसी मुलाकात से पहले वॉशिंगटन के ब्लेयर हाउस से रात करीब 10 बजे क्लिंटन ने वाजपेयी जी को कॉल किया और उन्हें इससे जुड़ी जानकारी दी। तो वाजपेयी जी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। वाजपेयी जी की तरफ से कहा गया कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारत का 50% हिस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन यह भी जान लीजिए कि अगर परमाणु हमला हुआ तो फिर कल सुबह तक पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बार जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। वो उम्मीद नहीं करते थे। वो समझते थे कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है, लोगों को चुनाव की चिंता है, या आपस में झगड़े करेंगे, प्रतिस्पर्धा में फंसेंगे। जहां जमीन दबा कर बैठ जाओ, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी सरकार भले ही लोकसभा में विश्वास खो चुकी थी, लेकिन हमने इस देश की 100 करोड़ जनता का विश्वास नहीं खोया था। हमने अपने कर्तव्य के प्रति भी पूरी तरह से जागरूकता दिखाई। हमने निश्चय किया
कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे, और आपने देखा कि सफलता मिली। बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी अटल जी को जैसे ही मिली, उन्होंने फौरन नवाज शरीफ को फोन घुमाया और गुस्से में कहा, नवाज साहिब, ये आपने क्या किया? हमने इतने अच्छे माहौल में बातचीत की और मेरे लौटते ही आपकी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया। नवाज ने जवाब में अटल जी को कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। दरअसल परवेज मुशर्रफ ने ही मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तानी सेना को करगिल में भेजा था। 26 और 29 मई को मुशर्रफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज खान के बीच की बातचीत लीक होने के बाद वाजपेयी ने एक चिट्ठी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भेजी। इस चिट्ठी के बाद दबाव बढ़ा और पाकिस्तानी सेना की पीछे हटने की शुरुआत होने लगी। भारत ने अमेरिका को एक मेल के जरिए धमकी दी कि अगर पाकिस्तान अपनी सेना वापस नहीं बुलाता है तो भारत को भी काउंटर अटैक करना पड़ेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद खान पीएमएलएन लीडर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जेकेएस परिहार जी, मैं उस वक्त को आपके जुबान से सुनना चाहूंगी और समझना चाहूंगी जब किस तरह के हालात राजनीतिक तौर पर भारत में थे और जो फैसले लिए गए उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, वो फैसले इस कदर हमारे हित में साबित हुए कि हमारे 500 जवानों को शहादत जरूर मिली, लेकिन 25 साल बाद भारत और उस पूरे युद्ध को आप कैसे देख रहे हैं? उस वक्त से लेकर अगर हम अब तक की बात करते हैं तो आप कैसे देखते रहे हैं? कितना बदलाव, कितनी चुनौतियां, लेकिन आज भारत ये कहता है कि अगर कोई भी हमारी सरजमी पर आंख दिखाने की कोशिश करता है या घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं और हम देते हैं। आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा। इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा। जैसा पहले आपने पूछा आदरणीय वाजपेयी साहब के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, करगिल की उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और उसके बाद में क्या। देखिए, वाजपेयी साहब की सरकार को भले ही विश्वास मत ना मिला हो उस वक्त और इलेक्शंस की तैयारी हो रही थी अक्टूबर-नवंबर में, पर किसी को इस बारे में कोई शंका कभी नहीं रही कि वाजपेयी एक कट्टर देशभक्त और राष्ट्र नेता है जिनको कि उनके विरोधी भी एक व्यक्तित्व के रूप में और राष्ट्र नेता के रूप में कभी किसी ने उस पर सवाल उठाया नहीं। ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है कि जो भी प्रधानमंत्री रहता है या जब भी कोई देश के ऊपर कोई संकट आता है तब ये कोई नहीं देखा जाता है कि वो किस दल का है, क्या है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं और मोदी जी भी रहे जब चाइना का LAC पे हुआ। इस मामले में हम सारे भारतवासी पूरे एकजुट होते हैं और सरकार जो है, चाहे वो अंतरिम सरकार हो, उसके पास में पूरे अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री अपने विवेक से देश हित में सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं और वही वाजपेयी साहब ने इसमें किया। अब रहा सवाल इसका कारगिल की जो घुसपैठ का है, तो मैं इसको आपको थोड़ा और आगे ले जाना चाहूँगा। 99 के पहले से जब जियाउल हक वहाँ पर आर्मी चीफ राष्ट्रपति बने, फिर बेनजीर भुट्टो के टाइम, तब भी पाकिस्तान आर्मी ने ये प्रपोजल्स जो है इनको दिए थे कि कश्मीर वैली में भारत जिस तरह से हमारे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हमें जिस तरह से 1971 का बांग्लादेश का घाव मिला है, सियाचिन ग्लेशियर पे भारत जम गया है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास में करगिल में हम उसमें अटैक कर सकते हैं, क्योंकि करगिल का बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है LOC से, और स्कार्दू से करगिल की रास्ता जो है वो अभी भी चालू था, सिर्फ उसको रोक दिया गया था भारत की तरफ आने से। तो उनकी लॉजिस्टिक्स की भी पूरी थी। ये प्लान उनका करगिल प्लान जो है वो 90 से चल रहा, मगर उसको जियाउल हक और बेनजीर भुट्टो ने कभी उसको ओके नहीं करा। अब जब फरवरी में जब वाजपेयी साहब लाहौर एकॉर्ड के लिए गए और जहां पर ये समझौता हुआ कि हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स के बेस में नहीं पड़ेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स का एक दूसरे के ऊपर उपयोग नहीं करेंगे, परवेज मुशर्रफ साहब वहीं थे। सब कहते हैं, नवाज शरीफ भी कहते हैं कि हमें नहीं पता था, आर्मी ने ये किया।
पर मुझे इस बारे में पूरा डाउट है, क्योंकि इसमें जो है नवाज शरीफ की भूमिका भी पक्की रही होगी, ये सब मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब उन्होंने जो है देखिए आप तैयारी किस तरह से करी, कहते घुसपैठिए है, घुसपैठिए नहीं थे कि नॉर्दर्न इन्फेंट्री जो उनकी नॉर्दर्न इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं उसको उन्होंने तैयार पहले भी किया था। 1947-48 में यही लोग जो थे जिन्होंने कि वहाँ पर गिलगित में जिन्होंने मुजाहिदीन के रूप में घुसे, तो ये जो उनकी थी डायरेक्ट ही आर्मी चीफ के अंदर में ये वहाँ पर रहते हैं, हेडक्वार्टर रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर के, उनको इन्होंने मोबिलाइज चुपके चुपके उधर से किया और वहाँ पर ये गन्स भी लिया। यहाँ मैं मानूंगा कि शायद हमारी जो खुफिया जानकारी थी उसमें कुछ कमी जरूर रही होगी, पर उसको जैसे ही पता लगा, एक गढ़ैया जो था काशी नामग्याल, उसने मूवमेंट्स देखे 3 मई को और उसके बाद तुरंत भारत ने पेट्रोल भेजी 5 मई को, जिसको कि पाकिस्तानी उन्होंने पकड़ लिया और बाद में उनको मार दिया। उसके जवाब में फिर भारत ने एक्शन शुरू करी। 9 मई को जो है एम्यूनिशन डंप पे जो है करगिल में ब्लास्ट पाकिस्तान ने किया। उसके बाद में ऑल आउट जो है वो एक्शन शुरू हो गई और हमारे जो है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जवानों ने, अफसरों ने बहुत ज़बरदस्त उसमें गणेश का दिया और उन्होंने धीरे धीरे करके तमाम चोटियों से पाकिस्तानियों को भगाना शुरू कर दिया। मई के तीसरे हफ्ते में एयरफोर्स ने आके मैसिव अटैक उनके ऊपर किया और पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। तब नवाज शरीफ जो है इधर उधर भागने लगे। अब अमेरिका को उस वक्त में ये डर था कि दोनों देशों के पास में न्यूक्लियर है, अगर ये युद्ध आगे जाता है तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकते हैं और पाकिस्तान जब हारने लगा तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को आगे बढ़ाना शुरू करे। ये देखते हुए भारत ने भी जो है इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। तो ये इस वजह से जो है क्लिंटन जो है इसमें बीच में उन्होंने जो है इसमें इंटरवीन किया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाइना जो उस वक्त उसने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि अमेरिका के साथ मिलकर अगर ये आज ये पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो नाटो जो है वो धीरे धीरे जो है वो चीन की तरफ बढ़ता रहेगा, तो चाइना भी इसमें सपोर्ट नहीं करा, रशिया भी नहीं करा, तो पूरा माहौल जो था वो इनके खिलाफ था। मैं बस 30 सेकंड और दूंगा। उसके बाद 25 साल में हमने जिस तरह से प्रगति करी है और लद्दाख में 2019 के बाद में जिस तरह से राज्य बना और उसका जो विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत में हमारी सेनाओं को जो हथियार मिल रहे हैं, अब किसी की कोई मजाल नहीं है कि हमारे ऊपर कोई जरा सी भी आंख को उठा के देख सके और घुसपैठ कर सके। चलिए परिहार साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे। लेकिन आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान बार बार मुंह की खाता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। भारत के साथ पाकिस्तान ने अब तक 4 बार जंग लड़ी और चारों ही बार उसे घुटने टेकने पड़े, लेकिन आमने सामने की जंग में हार के बाद वो प्रॉक्सी वॉर की कोशिश करता है, घुसपैठ में आतंकियों की मदद करता है, भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश करता है। लेकिन आज पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ऑपरेशन विजय के 25 साल पूरे होने पर करगिल पहुंचे पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ हुंकार भरी। आतंक के आकाओं को दो टूक कहा है कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। वहीं पाकिस्तान को पीएम मोदी ने उसके अतीत की याद दिलाई, जब 1999 में पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, भारत के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया और पाकिस्तानियों को करगिल से खदेड़ दिया था। और अब जब पाकिस्तान आतंकियों के सहारे प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस पर आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। सुनिए। अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं
जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह। और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठ 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। जेकेएस परिहार साहब, आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी समझना चाहेंगे। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हम जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आतंकी जो घुसपैठ करते हैं उनके पास अपडेटेड हथियार होते हैं, और ऐसे हथियार जो अफगानिस्तान में जब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर गई थी, वहां पर जो हथियार छोड़कर गई थी, उस तरह के हथियार अगर पाकिस्तानियों के पास हो रहे हैं, और अगर AUG असॉल्ट राइफल्स यानी कि अपडेटेड हथियार अगर पाकिस्तान के ये कह सकते हैं कि अगर आतंकी घुसपैठ करने में और इस तरह के हथियारों से वो लैस होते हैं, तो क्या ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर नहीं है जिसे छेड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से? या ये हम कह सकते हैं कि अब साफ तौर पर पाकिस्तान की जो मदद है वो दिख रही है इन आतंकियों की घुसपैठ में, जहां पर हम जम्मू जो कि कुछ वक्त तक शांत इलाका था और पिछले 1-2 साल में अब 50 से 60 आतंकी, जो कि खुद बयान सामने आया है प्रशासन की तरफ से कि 50 से 60 आतंकी वहां पर ये कह सकते हैं कि एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो 1971 की लड़ाई के हार को अभी तक भूला नहीं है, और उसके बाद में फिर ग्लेशियर में जिस तरह से वो 84 में उनकी परेशानी उनको उठानी पड़ी 99 का, तो उनका प्रॉक्सी वॉर तो मेरे हिसाब से पिछले 40-50 साल से लगातार चल रहा है। बीच बीच में उसमें वो अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करती हैं। अभी हाल में जिस तरह से जम्मू में हुआ है, तो उसके पीछे मैं समझता हूँ उसमें 3 रीजंस हैं। पहला तो 2019 में जिस तरह से हमने आर्टिकल 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर का जो है उसको पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेट होने की जो एक समस्या छोटी सी रह गई थी, वो भी खत्म हुई। उससे वो काफ़ी बौखला गए, उनका एजेंडा इसमें पिछता हुआ नजर आया। उसके बाद में अभी जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस हुए और जहाँ पर वैली में इतना मैसिव वोटिंग परसेंटेज हुआ, उससे भी वो पीस प्रोसेस से वो काफ़ी परेशान हुए। वैली में उनके सारे टेररिस्ट जितने ग्रुप्स थे, उनके सपोर्ट जब खत्म होने लगे, तो उन्होंने हाइड आउट और जम्मू रीजन में जो है उसमें शरण लेके वहाँ अपनी कोशिश करी। और अब वो सारी कोशिश ये है कि विधानसभा चुनाव जो है वो सितंबर में ना हो सकें, और भारत की जिस तरह से पीस प्रोसेस बढ़ रही। तीसरा जो डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर के इलाके में, वो अब दुनिया भर को दिखाई देता है और POK में भी नजर आ रहा है। तो ये भी एक वजह है कि वहाँ पे जिस तरह का अनरेस्ट हो रहा है, उससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब CPEC कॉरिडोर के होने की वजह से चाइना भी इसमें शामिल हो गया है। तो भारत को न केवल पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार, बल्कि मैं तो कहूँगा चाइना की तरफ से पाकिस्तान के द्वारा कराया जा रहा प्रॉक्सी वार भी उसका मुकाबला करना पड़ रहा है। तालिबान का जब हुआ था तब लेकिन जेकेएस परिहार साहब, एक चीज़ और मैं इसी में जोड़ देती हूँ। अगर ये प्रॉक्सी वॉर है तो पाकिस्तान ने पिछले 25 साल में क्या सीखा? कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा जिसमें नवाज शरीफ का ये बयान सामने आया और 25 साल बाद उन्होंने गलती मानी और बाकायदा ये कहा कि भारत के साथ हुए समझौते को पाकिस्तान ने तोड़ा। और उस वक्त दुनिया भर में और तभी से पाकिस्तान का ये मैसेज गया कि पाकिस्तान पर आप भरोसा नहीं कर सकते, और पाकिस्तान सरकार और वहाँ की सेना के बीच जो एक तरह से अंदरूनी कलह चलता है वहाँ पर, जो एक हम देखते हैं कि सामंजस्य जो नहीं नजर आता है, उसका ही नतीजा था करगिल वॉर, जिसमें बड़ी संख्या में उनके सैनिक मारे भी गए थे और बाद में पाकिस्तान उन सैनिकों के साथ खड़ा नजर नहीं आया।
वो देखिए वहाँ पर जो है आर्मी ही पिछले 70 साल से लगातार सरकारें बनाती है और चलाती रही है और उसमें अमेरिका हमेशा उनको साथ देता रहा है। ये एक बेटर फैक्ट है। नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 99 के पहले से एक्टिव हैं। जब वो आर्मी के साथ में थे तो प्रधानमंत्री बने, जब आर्मी के खिलाफ गए तो मुशर्रफ आ गए, उसके बाद में फिर दोबारा जब हुआ तो उन्होंने जरदारी और इमरान खान खड़े हो गए। अब फिर से मुनीर के टाइम पे वो फिर आर्मी उनको सपोर्ट कर रही। तो आर्मी के ये सारे जो है एक तरह से मोहरे होते हैं, प्यादे होते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण में आज जितनी सख्त चेतावनी दी है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। वो मैसेज होता है, प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो उसके बाद कोई एक्शन जरूर नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरा कहना ये है कि मैं 30 सेकंड दूंगा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, उसका असर कुछ ही दिनों तक रहा। पाकिस्तान एक छोटी मोटी चीजों से निपटने वाला है नहीं। अब हमें 99 याद नहीं दिलाना चाहिए, हमें उन्हें 71 याद दिलाना चाहिए। 71 में उनका आधा पाकिस्तान चला गया था। अब आप 2025 में बचे हुए पाकिस्तान को भी 3 टुकड़ों में बांट दीजिए। बलूचिस्तान अलग कर दीजिए, पीओके को और गिलगित बाल्टिस्तान को लीजिए। पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा सांप है जिसको अधमरा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा इसको खत्म करना ही एक बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए JKS परिहार साहब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज जो बयान सामने आया, जिसमें एक बार साफ कर दिया है PM ने कि जो आतंक के मंसूबे हैं उन्हें अपने मंसूबों में कभी कामयाब हिंदुस्तान की सेना नहीं होने देगी। और अब बात इंडिया न्यूज के मंच की। यहां लगेगा नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा। 24 के नतीजों के बाद सबसे बड़े मंच पर नजर आएंगे सत्ता पक्ष के धुरंधर, तो वहीं सुनाई देगी विपक्ष